प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 की गणित में पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, योग करना है। तो अगर हम दो पूर्णांक लें, 2 + 3, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे 2 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 -3 + 7। यदि हम करते हैं तो ये देखिए धनात्मक है, ये ऋणात्मक, असमान चिन्ह है, तो जोड़ने की संक्रिया में ये घटेंगे। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। या 3 + -7 करें, तब भी यहाँ पर देखिए क्या है, 3 + -7 यदि हम करते हैं तब भी यहाँ पर क्या है, असमान चिन्ह है, और असमान चिन्ह होंगे तो घटेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, -4। यदि हम -3 + -2 करते हैं, समान चिन्ह हो गए, जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -5। तो इन उदाहरणों से आप क्या देखते हैं, हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे हैं। तो हम इस नियम को कहते हैं संवरक नियम। यानी जिन अंकों में हम संक्रिया कर रहे हैं और संक्रिया के पश्चात वही अंक हमें प्राप्त होते हैं, तो इस नियम को हम कहते हैं संवरक नियम। यानी कि यहाँ पर कहेंगे कि पूर्णांकों पर योग संक्रिया संवरक नियम का पालन करती है। अब एक उदाहरण लेते हैं, यदि हम यही ले लें, -3 + -2, ये कितना हो गया, -5 हो गया। अब यहाँ पर हम इनका क्रम परिवर्तित कर दें, -2 को पहले ले लें और -3 को बाद में, यानी क्रम का हमने विनिमय कर दिया, आदान प्रदान कर दिया, अदला बदली कर दी। तो -2 -3 यहाँ पर जब भी हमारे ये जुड़ेंगे तो कितना आएगा, -5। यानी क्रम का परिवर्तन करने पर उत्तर पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी हम कहेंगे पूर्णांकों पर योग संक्रिया में या योग संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक है, ये क्रम विनिमय नियम, जैसे 1 + 3 और 3 + 1, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। 1 + 3 = 3 + 1, क्रम हमने परिवर्तित किया, तब भी दोनों का उत्तर कितना आएगा, 4। तो यहाँ से एक चीज बात आपकी क्लियर होती है, स्पष्ट होती है कि पूर्णांक योग संक्रिया पर क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब यदि हम 3 अंकों को जोड़ें कुछ इस तरीके से, देखिए 3 + 2 + 1। अब यदि हम इसमें पहले 2 अंकों को जोड़ लें, उसके बाद तीसरे अंक को जोड़ें, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5, और फिर +1, और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं अंकों को ज़रा हम इस दूसरे तरीके से जोड़ें। पहले हम ये बाद वाले अंक जोड़ लें, 3 + 2 और 1 3 कितना हो गया, 3, और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, हमने यदि हमें 3 अंक जोड़ने हैं एक साथ, तो हम या तो पहले 2 अंक जोड़ लें फिर तीसरा जोड़ लें, या बाद वाले 2 अंक जोड़ लें फिर पहला अंक जोड़ लें, तो अब हमें उत्तर हमें क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। तो इस नियम को कहते हैं हम सहचरी नियम। ये आपका सहचरी नियम होता है, यानी कि पूर्णांक सहचरी नियम का भी पालन करते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a + b + c = a + b + c। ठीक, यानी पहले हम 2 अंकों को जोड़ें फिर तीसरे को जोड़ें, या हम पहले बाद के 2 अंकों को जोड़ लें फिर पहले अंक को जोड़ लें। ठीक है, तो ये आपके 3 नियम हो गए, यानी कि पूर्णांक संवरक नियम का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, और सहचरी नियम का भी पालन
करते हैं। अब हम जरा शून्य के बारे में बात करते हैं। पूर्णांकों में यदि हम शून्य को जोड़ें तो क्या होता है। 3 में यदि हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3। पिछले अभ्यास में भी बताया जा चुका है ये बात। यदि हम -7 में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है -7। यानी हम ये कह सकते हैं यदि हम शून्य में किसी भी पूर्णांक को जोड़ें या किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ें तो हमें उत्तर में वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम शून्य को यहाँ पर पूर्णांकों का योगात्मक तत्समक भी कहते हैं। पूर्णांकों का योगात्मक तत्समक, ये क्या होता है, शून्य। क्योंकि हमें वही पूर्णांक संक्रिया करने पर या जोड़ने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है, इसलिए हम यहाँ पर से योगात्मक तत्समक कहते हैं शून्य को। पूर्ण संख्याओं में भी योगात्मक तत्समक आपका शून्य ही था, क्योंकि वहाँ पर भी शून्य को जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर भी पूर्णांकों में भी योगात्मक तत्समक शून्य ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद देखते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं में आपको ये बताया जा चुका है, वही नियम यहाँ पर है पूर्णांकों में। बस पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से होती थी इस तरीके से। यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, -1, -2, -3 और इस तरीके से -4 अनंत तक। पूर्ण संख्याओं में जब हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती की बात करते थे तो शून्य की अनुवर्ती, अनु मीन्स आगे और पूर्व मीन्स पहले। अनु का जो शाब्दिक अर्थ है आगे चलना और पूर्व का जो शाब्दिक अर्थ है पहले से अर्थ है। तो यहाँ पर अनुवर्ती, जैसे अगर हम 2 की अनुवर्ती की बात करें तो 2 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 3। यानी कि हमें अनुवर्ती कैसे प्राप्त होती है, हम उस पूर्णांक संख्या में 1 जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, अनुवर्ती। और पूर्ववर्ती का उससे पहले की संख्या, जैसे अगर हमें 4 की पूर्ववर्ती चाहिए कि 4 की पूर्ववर्ती क्या है, तो 4 से पहले कौन सी संख्या है, 3। तो 3 कैसे हमें प्राप्त हुआ, 4 में से हमने 1 क्या किया, घटा दिया। तो हमें पूर्ववर्ती कैसे प्राप्त होगी, तो किसी भी पूर्णांक की पूर्ववर्ती उस पूर्णांक से 1 कम होती है, यानी उसमें से हम 1 को घटा देंगे। अब थोड़ी तुलना करें पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक में, अनुवर्ती पूर्ववर्ती में। तो पूर्ण संख्याएं हमारी यहाँ तक होती थी 0 तक। तो 0 की अनुवर्ती तो पूर्ण संख्याओं में 1 होता था, लेकिन 0 का पूर्ववर्ती वहाँ पर नहीं होता था। हम कहते हैं पूर्ण संख्याओं में 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में 0 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि 0 में से हम 1 घटाएंगे हमें -1 प्राप्त होगा और वो संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। यानी कि पूर्णांकों में 0 का पूर्ववर्ती कितना होता है, -1। इसे थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जब पढ़ी हैं तो वहाँ हमने ये कहा था कि पूर्ण संख्याओं में 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो यहाँ पूर्णांक संख्याओं में 0 का पूर्ववर्ती -1 होता है। इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। पूर्ववर्ती क्या होते हैं और अनुवर्ती क्या होते हैं। अनुवर्ती में हम एक अंक को जोड़ लेते हैं, यानी आगे की संख्या बताते हैं। पूर्ववर्ती में 1 को घटा देते हैं, यानी पहले की संख्या बताते हैं। जैसे अगर हम कहें 999 की अनुवर्ती, तो 999 की अनुवर्ती क्या होगी, 999 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 999 + 1 यानी ये हो गया हमारे पास 1000।
और 999 की पूर्ववर्ती 999 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 999 में से हमें एक को घटाना होगा, यानी कि 998। इस तरीके से हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं।